डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि ई कैट से रिलेटेड ही हैं, और स्पेशली जो म्यूट के टेस्ट हैं उससे रिलेटेड हैं। तो तमाम ही स्टूडेंट्स इस वीडियो के आखिर तक जो है वो मौजूद रहें, और इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ जो है वो हैं इस वीडियो में, उसको जो है वो नोट डाउन करें, और जो है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी अच्छे से जो है वो जहन में रखें और उसके मुताबिक प्रिपरेशन करें। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। पहला एमसीक्यू आप देख सकते हैं। अब पहले एमसीक्यू में जो है वो ड्यूरिंग विच सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो है वो ये सवाल है। अब इसमें चारों प्रोसेस बड़े अहम हैं: आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो इसको अच्छे से जो है वो डिटेल में आपने जो है वो पढ़ना है, इसको जो है वो रिवाइज करना है अच्छे से। तो वॉल्यूम जिसमें जो है वो कांस्टेंट रहता है वो है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आप याद रखिएगा। कोरिक का मतलब जो है वो वॉल्यूम होता है, और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबैरिक, बैरिक का मतलब प्रेशर होता है, और आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो ये आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है अपने। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड हीट एनर्जी अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड। वो सिस्टम जिसमें जो है वो मास और हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होते, उस जो है वो सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 3 से 4 सिस्टम जो है वो बताए गए हैं: आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इक्विलिब्रियम सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसमें जो है वो मास और हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते जो है वो सिस्टम से। तो ये जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिए। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें दोनों जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इन जो है वो मास भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है सिस्टम से, और हीट एनर्जी भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये जो है वो हमारे पास दोनों सिस्टम है जिसमें जो है वो जो दोनों जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं, तो वो हमारे पास ओपन सिस्टम जो है वो कहलाता है। क्लोज सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें मास ट्रांसफ़र ना हो बट हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये हमारे पास जो है वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्लोज सिस्टम ही पढ़ते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। जिसमें हम आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक के प्रोसेस पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्लोज सिस्टम ही होता है। तो ये वाला जो है वो सिस्टम होता है। तो ये हमारे पास जो है वो सिस्टम है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकती है। क्या डिफ्लेक्ट कर सकती है? एक्स रेज, गामा रेज, न्यूट्रॉन्स, नन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स रेज को भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, गामा रेज, न्यूट्रॉन किसी को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज ये तमाम ही जो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें जो है वो न्यूट्रल प्रॉपर्टी होती है। न्यूट्रल जो है वो इनके ऊपर चार्ज होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं को डिफ्लेक्ट करेगी जो कि जिनमें चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होगी। तो जो है वो ये यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी है, नन। नेक्स्ट है वन इलेक्ट्रॉन when one electron is taken towards the other electron, then the electric potential energy of the system। जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के आप जब करीब लेके आएंगे, तो फिर क्या होगा कि जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ेगी। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे तो इस सिस्टम में भी हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो ये जो है वो इसमें होता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज में करीब लेके आते हैं। जिस तरह से अर्थ की सराउंडिंग से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं तो उसकी जो है वो एनर्जी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। जब नीचे लेके जाते हैं तो वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होती है। तो इसी तरह से ये चार्ज का सिस्टम है हमारे पास। चार्ज को जब आप दूसरे चार्ज के करीब लेके आएंगे, सिमिलर चार्ज होने चाहिए, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जिस तरह से नेगेटिव को नेगेटिव के करीब लेके आए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लेके आए, तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन द लेंथ and area of the cross section both are doubled then its resistance। जब एरिया और क्रॉस सेक्शन को लेंथ और क्रॉस सेक्शन को आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। एज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब आप दोनों को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती है। स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। तो मूविंग चार्ज भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मूविंग चार्ज जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स भी अफेक्ट होगा और करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर भी अफेक्ट होगा। स्टेशनरी चार्ज अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज ऑल्सो कॉल्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्लक्स डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को। फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q moving with the velocity v in a magnetic field of induction B is given by। So a force on a charged particle moving in a magnetic field का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है F is equal to Q V B, और इसको हम इस तरह से जो है वो लिखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं Q V क्रॉस B, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास दुरुस्त है, Q V क्रॉस B। नेक्स्ट है, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज। सो वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है उस पर वर्क डन ज़ीरो होता है। वर्क डन ज़ीरो कैसे होता है? अब जैसे कि ये चार्ज है यहाँ पर और ये मूव कर रहा है इधर, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और ये इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो लगती है। तो चार्ज की मोशन के और मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल के साथ। तो जब 90 डिग्री के एंगल के साथ फोर्स होगी तो मोशन, अब हम पढ़ते हैं वर्क डन में कि जो फोर्स है वो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में होगी तो जो है हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मोशन की डायरेक्शन में नहीं होगी तो फिर हमें वर्क डन ज़ीरो मिलेगा, और फिर इसमें देखा जाएगा एंगल कितना है। अगर 90 होगा तो ज़ीरो होगा, क्योंकि कॉस रेशो जो है वो इसमें अप्लाई होता है। तो जब हम कॉस 90 रखते हैं तो कॉस 90 हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 90 का एंगल है
चार्ज की मोशन और फोर्स के दरमियान, तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन हमें ज़ीरो मिलेगा। नेक्स्ट है लेंज लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो है वो हम पढ़ते हैं, जो कि हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ईएमएफ की जो है वो डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। तो वो जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट है। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये इसके ऊपर अप्लाई होता है लेंज लॉ। सो ये जो है वो आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है वो समझ आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।